नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और परीक्षा उपयोगी जानकारी मिलती है। चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज क्या हुआ है कि यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल होती है उसकी मीटिंग हुई है मिडिल ईस्ट के इश्यूज़ के ऊपर, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं। तो ये साथियों देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, तो उसका फोटो है। इसमें देख सकते हो 20 प्रतिनिधि, यानी 5, 10, 15 और 20 प्रतिनिधि हैं। तो आपको थोड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी स्ट्रक्चर को पहले समझना जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा कि इसका सिनेरियो क्या रहने वाला है। उसकी हम बात करें तो साथियों 15 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 5 सदस्य उन्हें परमानेंट सदस्य के तौर पर माना जाता है, यानी ये तो हमेशा इसके सदस्य रहेंगे। तो उसमें कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है और चीन है। तो ये 5 सदस्य हो गए परमानेंट। इनके पास वीटो पावर भी होती है, यानी जो मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा उसके विरुद्ध में अगर इसमें से किसी भी देश ने विरुद्ध में मत कर दिया तो वो मत, यानी वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाएगा। उसके बाद में जो 10 सदस्य बचे हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य, यानी ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो साथियों इसे 10 याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें इस बार आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत भी इस साल यानी 2021 और 22 में भारत भी शामिल है, और भारत एक तरह से ये 8वीं बार यहाँ पर पहुंचा है। इससे पहले 7 बार पहुंच चुका था। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अपना पक्ष रखने का अवसर यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर आप सदस्य कहोगे कि ये फिर 20 सदस्य कैसे दिख रहे होंगे, 5 हो गए, 10, 15, तो ये तो मेंबर हो गए इनके, तो वो हो गए। उसके बाद में 3 सदस्य ये है जो यूएनओ की ओर से उपस्थित है, जिसमें ये महासचिव है जो एंड्रियो गुतेरेस, तो ये है। उसके बाद में 2 ये सदस्य है जो विशेष प्रतिनिधि यूएनओ के जो मिडिल ईस्ट के ऊपर काम करते हैं वो है। उसके बाद में ये जो इजराइल के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इजराइल का तो और फिलिस्तीन के बीच में तो संघर्ष है, तो इनको भी बात रखने का अवसर दिया गया। फिलिस्तीन को भी अवसर दे दिया गया। लेकिन फिलिस्तीन पे आपको एक चीज़ पढ़ने की जरूरत है, वो है ऑब्जर्वर, यानी पर्यवेक्षक का दर्जा है। इन्हें कंट्री के रूप में अभी भी मान्यता नहीं मिली हुई है। तो ये चीज़ हो गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्ट्रक्चर, और उससे किस प्रकार से इन्हें जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इनको बिठाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। एक तरह से फिलिस्तीन वाला इश्यू हो गया, इजराइल का इश्यू हो गया है। अब हम इसके निर्णय को समझे इससे पहले हमें 2 चीज़ें देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले कल क्या हुआ था कि साथियों, इजराइल के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा 25 देश को इन्होंने धन्यवाद दिया है कि हमारे साथ आप खड़े हुए हो, तो इनके लिए आपको धन्यवाद। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको कहीं पर भी तिरंगा नहीं दिख रहा है, यानी हिंदुस्तान का इसमें नाम नहीं है, इसका तिरंगा नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारत, आप समझ गया कि भारत का इन्होंने साथ नहीं दिया या भारत को धन्यवाद नहीं दिया है। तो एक चीज़ ये हो गई है। इसमें क्या हुआ है, 25 देश में से एक देश ऐसा था, बोस्निया हर्जेगोविना, जो यूरोप का देश है, उसने कहा कि हमारा नाम यहाँ पर क्यों शामिल किया, जबकि हम आपको जो आपने गाजा पट्टी में किया है, लगभग यहाँ पर आपको पता होगा कि 200 से ज़्यादा अभी तक लोग मारे गए हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल है। तो इस तरह की जितना एक तरह से हत्या हुई है, इसमें हम शामिल नहीं हैं, आपका समर्थन नहीं करते हैं। तो ऐसा भी कुछ हुआ है। उसके बाद में ओआईसी की भी हमने कहा था कि मीटिंग होगी, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ओआईसी की मीटिंग हो गई है साथियों। इसमें सऊदी अरब वगैरह इन कंट्री ने तो जितना चीज़ें हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल को इसमें साथ बैठ के कार्रवाई करते हुए अच्छे से निर्णय लेना चाहिए, ये चीज़ हुई है। लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन दिखाया है कि अब समय आ गया है कि हमको एक चीज़ होनी चाहिए। तुर्की ने तो ऐसे तक संदेश दे दिया कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड की अलग से आर्मी क्रिएशन होनी चाहिए, ताकि ऐसे जब भी इश्यू आए हम उस पर अपना रिटेलाइट कर सके, एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो इस टाइप की स्थिति हुई है। अब हम देखते हैं कि ये आप देख सकते हो गाजा पट्टी में किस तरह से बमबारिंग की जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जो गाजा पट्टी में जो वहाँ का हमास संगठन है उसके द्वारा तो क्या है कि रॉकेट फेंके जा रहे हैं, और इधर से क्या है बम फेंके जा रहे हैं। तो इस तरह से रॉकेट और बम्बों के बीच में लड़ाई लगातार जारी है। अब हम देखते हैं कि भारत के द्वारा क्या पक्ष रखा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, भारत के जो प्रतिनिधि हैं, मैंने अभी देखा था, पीछे अपन ने देखा था, जो त्रिमूर्ति, उनके द्वारा कहा गया है कि फर्स्ट नंबर 1 पहली चीज़ कही गई है कि जितने भी यरूशलेम के अंदर जो हरम अल शेख हो, अल अक्सा मस्जिद का जो परिसर है, वहाँ पर जो जितनी वायलेंस हुई है, जितनी घटनाएं हुई है, उनको लेकर हम चिंतित है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गाजा की ओर से जितने रॉकेट फेंके गए हैं उनकी भी हम कंडम करते हैं, और उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है जिसमें लोग मरे हैं, तो उनको भी हम भर्त्सना करते हैं, ये चीज़ हुई है। जितने वायलेंस और डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी भर्त्सना करते हैं। तो भारत ने एक तरह से सभी चीज़ों की भर्त्सना की है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ क्या हुई है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो एक भारत की महिला सौम्या संतोष है, जो एस्केलोन शहर है
इसराइल का, वहाँ पर एक तरह से मारी गई है। इसमें और भी 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो भारत ने उनके विरुद्ध में श्रद्धांजलि एक रखी है। तो आप देख सकते हो ये भारत की महिला है सौम्या संतोष, जिनकी वहाँ पर हत्या हो गई थी, यानी ये चीज़ हो गई। उसके बाद में दूसरी चीज़ कही है कि कॉल फॉर इमीडिएटली डी एस्केलेशन, यानी इनको इसे तुरंत प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी कही है भारत ने कि एक पक्षीय किसी भी चीज़ को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ में बैठ कर ही तो आप करोगे ये आपका है या नहीं है, इस चीज़ के करने चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छी कही। उसके बाद में कहा गया कि जो ऐतिहासिक जितनी इमारतें हैं, जितनी चीज़ें हैं, जो पवित्र स्थल है, उन इस जेरूसलम के अंदर उससे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ बोली है भारत ने। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो ओल्ड सिटी जेरूसलम है उसमें एक भारत की धर्मशाला भी है, जैसे अल जाविया अल हिंदिया भी कहा जाता है, या एक तरह से भारतीय, ये अरबी शब्द है और इसे भारतीय धर्मशाला भी कहा जा सकता है। हिस्टोरिक इंडियन हॉस्पाइस एसोसिएटेड विद द सूफी संत बाबा फरीद, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि भारत ने कहा है कि यहाँ बाबा फरीद के द्वारा तपस्या की गई थी और भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो वो भी है, इसलिए हमारा कंसर्न भी जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद में इमीडिएटली रिज्यूम डायरेक्ट डायलॉग, यानी इन्होंने कहा गया है कि आपस में फिलिस्तीन हो चाहे इसराइल, उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए और एक सकारात्मक माहौल क्रिएशन करना चाहिए। अगली जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सपोर्ट क्या लिखा हुआ, सपोर्ट जस्ट पैलेस्टाइन कोज, यानी जो पैलेस्टाइन मुद्दे और टू नेशन थ्योरी, क्या नाम, टू नेशन थ्योरी, इनका हम समर्थन करते हैं। ये चीज़ बोली गई है, यानी फिलिस्तीन कंसर्न को भी देखना होगा और टू नेशन थ्योरी जो 2016 में आई थी कि इजराइल भी देश होगा और फिलिस्तीन भी देश होगा, दोनों को एक तरह से मान्यता मिलनी चाहिए और दोनों अपने सहअस्तित्व में रहे। तो इनका भारत ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, यानी ना तो इजराइल को खुला समर्थन किया, ना फिलिस्तीन को समर्थन किया, दोनों के बीच का, यानी दोनों को ही कहा कि आप एक टेबल पर बैठिए, दोनों में निर्णय लीजिए और किसी प्रकार की अतिवादी घटना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया भारत का पक्ष। अब हम सीधा चलते हैं बाबा फरीद के ऊपर। बाबा फरीद कौन थे, उनका क्या इश्यू है। तो साथियों ये आप देख सकते हो भारतीय धर्मशाला है, आप सीधा यहाँ पर ये यरूशलेम में स्थित है, इंडियन हॉस्पाइस यानी भारतीय धर्मशाला, आप देख सकते हो। ये उनकी भाषा जो इजराइल स्वयं की है वो तो क्या है, हिब्रू है। कौन सी है, हिब्रू है। और जो जितनी भी ये पैलेस्टाइन वगैरह है इनकी कौन सी चलती है, अरबी भाषा चलती है। तो ये इश्यू हो गया है। अब हम देखते हैं ये बाबा फरीद है, आप देख सकते हो। ये उनकी जो अभी हमने धर्मशाला देखी थी उसके अंदर एक तरह से रूम है, जहाँ पर गुफा है, जहाँ पर बाबा फरीद ने अपनी तपस्या की थी। लगभग बताया जाता है कि 40 दिन यहाँ ठहरे थे, इसलिए ये बहुत। साथियों बाबा फरीद की याद में बनी हुई इस सराय का निर्माण भारतीयों द्वारा कराया गया था, क्योंकि जो फिलिस्तीन के तत्कालीन मौलवी थे उनके द्वारा भारत को संदेश भेजा गया कि एक ऐसी सराय निर्मित करनी चाहिए। तब वहां पर खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था भारत में, उनके नेता थे शेख नाजिर हुसैन, उनके जाने का निर्णय हुआ। तब हैदराबाद के जो नवाब थे मीर उस्मान अली खान, जो सबसे लास्ट में नवाब थे, उनके द्वारा पैसे भेजे गए, तब ये सराय भी बनी और अल अक्सा मस्जिद है उसका पुनर्निर्माण भी हुआ था। इस प्रकार से इसका गहरा नाता भारत से रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब हम देखते हैं कि बाबा फरीद कौन थे, उनके क्या इश्यू थे। तो साथियों बाबा फरीद का हम जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले तो उनका नाम था हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गजे शंकर, ये इनका नाम था। बहुत फेमस सूफी संत भारत का इन्हें माना जाता है। सिख परंपरा में इन्हें एक तरह से बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी जितनी कई रचनाएं ऐसी है जिनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिल गया है। जीवन काल इनका अगर देखें तो आप देख सकते हो 1175 से 1265 के बीच में आता है, यानी 12वीं से 13वीं सदी के बीच के ये माने जा सकते हैं। उसके बाद में इनके पीर यानी गुरु, अपन गुरु बोलते हैं और मुस्लिम में या सूफी संतों में इनको पीर कहा जाता है। तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके पीर थे। कुतुबुद्दीन का आपको अगर कुछ ध्यान हो तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, वो इनकी ही याद में कराया था, यानी इन्हीं सूफी संत की याद में इनका निर्माण कराया था। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूफियों में क्या होता है कि जनरली उन्हें जो अपनी तपस्या के आधार पर, जो अपने कर्म के आधार पर उन्हें बांटते हैं, तो सिलसिले कहते हैं। तो सिलसिले इनके कौन से थे, चिश्ती थे। इस तरह से इन्होंने चिश्ती सिलसिला अपनाते हुए, जिसका अजमेर में एक तरह से सेंटर माना जाता है, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का उर्स भी भरता है, बहुत फेमस उर्स है। तो इस प्रकार से उनका तो अजमेर में ज़्यादा सेंटर था, लेकिन इन्होंने जो बाबा फरीद थे, इन्होंने इसे पूरे भारत में, यानी दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, आसी जैसे अपना हरियाणा में हो गया, पंजाब हो गया, और पाकिस्तान के जैसे मुल्तान वगैरह सारे क्षेत्रों में इनको बहुत ज़्यादा फैलाया था। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में इनकी जो शादी हुई थी वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बलबन जो सम्राट था, दिल्ली सल्तनत के शासक हुए, उसमें बलबन था, तो उसमें उनकी लड़के की शादी हुई थी। तो ये चीज़ है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा दहेज दिया गया था, ज़मीन वगैरह दी गई थी, लेकिन ये एक फकीर थे, एक तरह से सूफी संत थे, तो उन्होंने पूरी तरह से गरीबों में बांट दिया था। अब इनको जो फेमस होने की चीज़ है वो चीज़ ये है कि
कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके जो वचन थे, इनकी जो लेखनी थी कल्याणकारी, जो इन्होंने साहित्य रचना की थी, वो लगभग 112 श्लोक के आसपास है जो सीधे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं। ऐसे माना जाता है कि जो नानक देव साहब थे उनके समक्ष जो इनके कोई शिष्य थे तो उनके माध्यम से उनकी प्रतियां पहुंची, और जैसे पहुंचे तो उन्होंने देखा तो बहुत ही अच्छी लगी उनको, फिर उन्होंने हमेशा उसके पास में संभाल के रखा, और जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया तो उसमें सीधा उनको लिख लिया गया था। तो ये चीज़ हो गई है। उन्हें एक तरह से पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करें तो बाबा फरीद ने क्या क्या चीज़ें लिखी है, मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की है, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। तो ये है कि बाबा फरीद ने लिखा है, एक तो ये चीज़ है कि भूख समस्या का कारण है, यानी जितनी प्रॉब्लम्स है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो भूख है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, ये आज के ज़माने में भी सटीक बैठती है। उसके बाद में एक चीज़ है कि जो इब्न बतूता जो मोरक्को अफ्रीका, कौन सा मोरक्को अफ्रीका के अंदर जो इब्न बतूता नामक एक यात्री हुए थे जो भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तुगलक वंश में। तो यहाँ पर उन्होंने इन्हें जो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा था, जिनकी बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रशंसा थी, लोग इन्हें जो इनका नाम लेते थे, तो इसलिए इन्हें एक तरह से भारत का आध्यात्मिक गुरु भी माना था। ये चीज़ हो गई है। अब इनकी एक जो पंजाबी इनका लिटरेचर लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, यानी जो उस टाइम फारसी हो चाहे तुर्की हो उस भाषा को नहीं अपनाते हुए बल्कि इन्होंने पंजाबी में अपना साहित्य लिखा था। तो पंजाबी के इसलिए पहले इनको कवि माना जाता है। तो क्या लिखा है देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जेतू अकल लतीफ हैं काले लिखना लेख, अपने गृह बान में सिर निवा कर वेख। कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि यदि तुम में अकल है तो किसी की बुराई मत करो, बल्कि अपने गृहबान में झांको और सिर झुका कर देखो। यानी लोगों की केवल आलोचना मत करो, बल्कि अपने खुद का ही विश्लेषण करो कि मेरे में क्या कमी है, कहीं मैं उसे देखने में बुराई तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और लोगों की अच्छाइयों को देखना चाहिए। हाँ, बुराई अगर है उसमें ज़्यादा तो ठीक है, उसकी आलोचना करनी चाहिए, बट ज़्यादातर अपने स्वयं का झांकना चाहिए, स्वयं से परीक्षण करते रहना चाहिए। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी है इनकी। उसके बाद में अहिंसा के ऊपर इनका जो सिद्धांत है बहुत फेमस है, ये बहुत ही, जिसमें गांधी जी से भी एक तरह से इनकी हम तुलना कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जोते मारन मुकिया उन्होंने मारो घूम, अपने घर जाइए पैर तना दे चूम। कितनी अच्छी लाइन लिखी है। यदि आपको कोई गुस्सा भी मारे तो उसे पलट कर मत मारो, उसके पैरों को चूमो और अपने घर की राह लो। यानी उससे एक तरह से हिंसा हमेशा क्या करती है, प्रति हिंसा को जन्म देती है। जो गांधी जी ने कहा था कि अगर एक गाल के ऊपर थप्पड़ आपको मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, यानी उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है कि वो दूसरे पे नहीं मारे, क्योंकि ये एक यक्कायक और बहुत ही दार्शनिक चीज़ है। तो इन्होंने ऐसी चीज़ इन्होंने बाबा फरीद ने भी बताई थी। उसके बाद में संतोष के ऊपर उन्होंने लिखा है कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी ना तरसाइए जी। कितनी शानदार लाइन लिखी हुई है कि रूखी सूखी जो मिले खाओ, ठंडा पानी पियो, दूसरों की चुपड़ी रोटी देखकर उससे ईर्ष्या मत करो। यानी दूसरा अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उससे आप ईर्ष्या मत कीजिए। अपने जितनी चीज़ें हैं, जितना अपने पास में सामर्थ्य है, जितना अपने को मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। आदमी को हमेशा खुश रहने की जरूरत है। पर निंदा के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो इस प्रकार से हमने बाबा फरीद के पूरे जीवन को देख लिया है। अब हम अगर पूरा एक विश्लेषण करें तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो पहली चीज़ हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है यूएनएससी, उसके स्ट्रक्चर को देखा, तो वो चीज़ हो गई। उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि परमानेंट कौन से, नॉन परमानेंट कौन से, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद में हमने जो भारतीय जो निर्णय लिया गया है, भारत के द्वारा डिसीजन, उसके द्वारा क्या मांग रखी गई है, भारत ने अपना क्या पक्ष रखा है, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद में हमने बाबा फरीद को देखा था, उनकी वक्त को देखा है, हर चीज़ को देखा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए।